तो मेडिकल स्टोर से। अब तो अगर देखा जाए ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो इतने सीजन्स दुनिया में आते हैं, अब सीजन्स का ज़माना है और नारकोटिक्स के ऊपर तो बेशुमार सीजन्स हैं। और अगर हमारे इदारे अगर मतलब कहीं और नहीं देखना चाहते तो चलें सीजन्स ही देख लें। उसके अंदर जितने तरीके अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से दिखाए जाते हैं कि ऐसे केसेस नार्कोस को रोकने के लिए किस तरह से अमल दरामद करना चाहिए, तो उसमें इतने सारे तरीके हैं। जैसे अब वो हम देखते हैं कि छोटे छोटे घरों के अंदर ये मेडिसिन्स एक्सटेसी बनाने की वो फार्मूला बना रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं। और ये जैसे अब मॉर्फिन की बात कर रहे हैं, और जैसे हम आइस एक बड़ा जालिम नशा है जो कि अपने माँ बाप की, घर वालों की पहचान ही उस शख्स को, ड्रग एडिक्ट को बुला देता है। तो मैम यहाँ पर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि अगर एक नौजवान या कोई शख्स इस चीज़ का आदी हो जाता है, आइस का या एक्सटेसी का या ऐसे किसी लीथल नशे का, तो क्या उसको घर में ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है सिवेरिटी पर। अगर सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो आदी हो चुका है, तब तो रिहैबिलिटेशन सेंटर ही ऑप्शन है। लेकिन अगर माइल्ड लेवल पे है, पता चला कि अभी शुरू किया है और उस वक्त पर वालदैन या फैमिली जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके बिहेवियर्स को या उसका रीच को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ स्टेप्स ले सकती है, तो वो ज़रूर लें। इसलिए कि माइल्ड टू मॉडरेट में आप घर में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। यंग बच्चे जो हैं वो, उनके ऊपर मोस्टली वालिदैन का आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि कंट्रोल लूज हो गया हुआ है। और जब अगर सिविरिटी लेवल ज़्यादा होगा तब तो हर सूरत आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना है, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ये ऑप्शन भी होती है कि आप वहाँ पर जाकर प्रॉपर मेडिसिन और गाइडेंस लेते रहते हैं। आप वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक आप जाते हैं और जाकर वहाँ से गाइडेंस लेते हैं। फैमिली जाती है, फैमिली को गाइडेंस दी जाती है। यानी बहुत से तरीके हैं जिनमें से कोई भी जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो ऑप्ट करते हैं और आप अपने जो जब नौजवान है उसको सेफ कर सकते हैं। तो इसमें जो लेवल है उस पे काम शुरू करने की ज़रूरत होती है। लेट करना और इंतज़ार करते रहना, ये इग्नोर करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो एडिक्शंस की तरफ जब जाते हैं तो वालिदैन को पता ही नहीं होता, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि वालिदैन को पता ना चले जब तक कि वालिदैन अगर विजिलेंट नहीं है। अगर वो, ठीक है हम कहते हैं कि वालिदैन हर वक्त नज़र रखें, ये गलत रवैया है, लेकिन वालिदैन को अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। वालिदैन आजकल अपने मामलात में पड़े हुए होते हैं, बच्चे अपने मामलात में, कितने कितने दिन एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो रही होती, तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है तो वो वालिदैन को नहीं पता। और बच्चे की एज जो बच्चे को एक्सेसिव पॉकेट मनी दे देते हैं, और वो मतलब बहुत ज़्यादा लीनियंसी या फ्रीडम देना भी एक नौजवान के लिए, क्योंकि वो टीनेजर्स होते हैं तो उनको हर चीज़ जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, मैच्योरिटी नहीं होती ना। देखें, हम जैसे एक और प्रोग्राम था उसमें भी बात हुई, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जो होते हैं ये तकरीबन 24-25 की एज तक इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो बच्चा समझे कि ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, तो ये भी तो एक रिस्क टेकिंग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एज जो होती है, यानी आपकी एडल्टहुड भी, एक तो टीन एज तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन एडल्टहुड में भी 22-23 साल की उम्र तक भी आपको एक सुपरविजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपका ब्रेन इतना मैच्योर होता है, इस काबिल होती है कि आप मेंटली आप इतना मैच्योर होते हैं कि आपको सही और गलत और जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली बात कर रही थी, यानी उससे हट के अब मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है। तो ये चीज़ जो है ये 23-24 साल के बाद ज़्यादा अफेक्टिवली वर्क करती है। जब मैम हम रीहैब्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनली जब हम देखते हैं तो रीहैब्स तो बहुत, मतलब वहाँ पे तो ये निज़ाम अब बहुत एडवांस हो चुका है और बहुत ज़्यादा रिकवरी मेथड्स उनके पास मौजूद है। तो पाकिस्तान में जो रीहैब्स बने हुए हैं इसमें किस हद तक जिद्दत आ चुकी है कि वो ट्रीटमेंट कर सकें? देखें, जो प्राइवेट अदारे हैं उसमें कुछ हैं जो कि बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। उसमें लाहौर में भी कुछ हैं, कुछ की चेन्स बन चुकी हुई हैं पूरे मुल्क में, और वो काफ़ी एडवांस भी तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। यानी वहाँ पे एडिक्शन के बहुत सारे केसेस आते हैं, और उन केसेस को जब वो हैंडल करते हैं तो वो बेशक
बहुत एडवांस लेवल पे नहीं उनको हैंडल कर पाते, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो इम्प्रूव होके घर जाते हैं और वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ आते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात कर रही हूँ बेगम से। मैं एक मेडिकल कॉलेज की तालिबा हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैं जहाँ पर जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ मेरे आसपास जितने स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जो कि सुकून आवर होती हैं, और मैं अब चाह रही हूँ कि मैं उस चीज़ को रिपोर्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिप्रेशन में भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होना शुरू हो गई है। तो मैं कैसे रिपोर्ट करूँ इस चीज़ को? मुझे तो लॉयर से भी पूछना है, दूसरा साइकोलॉजिस्ट से मुझे ये पूछना है कि इन सब चीज़ों से हम कॉप अप कैसे कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को। आप रिपीट करेंगे? आवाज बहुत कम मतलब वो आई थिंक वो मेडिकल कॉलेज में कोई कह रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो स्टूडेंट्स ड्रग एडिक्ट हैं, तो फिर मैं उसको अवॉइड करना चाहती हूँ असल में। और इसको कैसे, मतलब अगर रिपोर्ट करना हो देखें उसके किसी इदारे को तो कैसे किया जाए? सबसे पहले तो इनको चाहिए कि जो भी इनके प्रिंसिपल या जो रेलेवेंट हैं अथॉरिटी हैं उनको बताएं, दे शुड टेक एक्शन। ऑब्वियसली उनके इल्म में तो होगा ना, उनके बगैर तो ये काम इतनी तादाद में कैसे हो सकता है, और ये आम प्रैक्टिस है अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो ये आम हॉस्टल्स में। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन सिस्टम में ना आप पोर्टल्स हैं मुख्तलिफ, उसमें कंप्लेन करा सकते हैं, अपनी शनाख्त को जो है मख्फी भी रख सकते हैं। एक तो ये है, और मैं समझता हूँ कि ये वाकई जेन्युइन मसला है, ख़ासतौर पे मेडिकल के इदारों में, मेडिकल कॉलेजों में और इवन के दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि अब सरेआम इवन के बच्चियां जो हैं, हमारी नस्ल जो है वो भी ज़्यादा एडिक्शन मैं चाहूँगा कि आप पोर्टल्स के बारे में भी आगाही करें कि कहाँ वो कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। एक तो जो है पुलिस का पोर्टल भी है, एक प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल भी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पे वो उसको करके उस पर कंप्लेंट करेंगी, वो वहाँ से अपनी शनाख्त को मख्फी भी रखना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन होती है, अपने आप को जाहिर ना भी करें तो उसके जो प्रूफ हैं वो चीजें हैं वो उसमें लोड कर सकती हैं, पिक्चर्स डायरेक्ट एएनएफ को भी रिपोर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। और ये जो लॉ है ना इसके अंदर ये प्रोविजन भी मौजूद है कि भाई अगर इसको इन्फॉर्म किया गया तो इन्फॉर्मेंट का लाजमी नहीं है, क्योंकि देखिए जो बाकी लॉज है ना उसके अंदर तो आपको इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताना लाजमी होता है, जिस तरह हमारे मीडिया लॉज हैं इसके अंदर भी सोर्स लाजमी है, विदाउट सोर्स वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे ना कि वो मुखबरी की बुनियाद पर, बेसिकली वो जो लॉ लाया गया था वो इसी सिचुएशन के लिए लाया गया था जो अभी कॉलर ने क्वेश्चन किया है कि जी देखें ड्रग्स जो हैं और जो ड्रग माफिया है वो इतना स्ट्रांग है कि हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट है या जो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है उसको कहीं उसकी जान को खतरा ना हो, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस को बनाया गया कि स्टेट ही इसके अंदर जो है ना वो पार्टी होगी, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं होता इसके अंदर। तो बेसिकली ये दो बेसिक लॉजिकल रीजंस थी कि इस लॉ के अंदर स्टेट को ही जो है ना वो सारी की सारी अथॉरिटी दी गई, और जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है ना उसका सोर्स जो है ना वो लाजमी नहीं था कि उसको जो है ना वो सामने लाया जाए। ठीक है, वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट माना जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट है वो एविडेंस कलेक्शन में जो है ना वो मॉडर्न डिवाइस, यहाँ पर वही बात एविडेंस की बात आती है। जब हम निज़ाम इंसाफ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एपेलेट कोर्ट्स में जब नीचे से ट्रायल का फैसला होता है और सज़ाएं होती हैं, और जब एपेलेट कोर्ट्स में जाते हैं मामला तो मुल्ज़िमान क्योंकि इनकी ऐसे केसेस में, मंशियात के केसेस में बेल्स इतनी आसानी से नहीं होती जब तक आपकी अपील नहीं लगती। तो जब अपील में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब ज़मानत हो जाती है किसी भी मुल्जिम की नारकोटिक्स के केस में, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की अदम तवज्जो सामने आ जाती है और मतलब वो उसके तरफ तवज्जो ही नहीं देते और वो बरियत की तरफ चला जाता है मामला। इसकी क्या वजूहत? देखिए इसकी सबसे पहली बुनियादी वजह ये होती है कि जो केस बना होता है ना वो बहुत हाइपोथेटिकल फैक्ट सेट्स पे बना होता है। ठीक, यानी कि जो असल में वकूआ होता है ना वो वकूआ लिखा नहीं जाता एफआईआर में, उस मुताबिक एविडेंस नहीं होता। इसी चीज का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब पुलिस सारी कलेक्ट कर रही होती है एविडेंस, अब जो नेक्स्ट स्टेप ये होता है जी कि एक कांस्टेबल है या एक एएसआई है जिसने उसमें से कुछ परसेंटेज लेके जानी है लैब के पास, उसने फोरेंसिक करना है, फिर एक पर्सन आएगा। ये भी तो एक जजमेंट है ना कि जितनी रिकवरी होगी, जितने सैंपल, उस तमाम के सैंपल्स अलग अलग जाएंगे, वो इकट्ठे चले गए तो वो भी गया केस। ठीक है, अब यही चीज है ना कि अब वो क्या होता है कि जिस वक्त बारी आती है एग्जामिनेशन इन चीफ की एविडेंस की,
तो उस वक्त वो पुलिस वाला जिसने पकड़ा होता है वो भी सारा कुछ भूल गया होता है कि मैंने क्या कार्रवाई की थी, ठीक है। और अगर वो जो कांस्टेबल या वो वाला पुलिस ऑफिसर जो मैंने तो लेके गया लीगल था, प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि जो तफ्तीशी है वो अक्सर औकात पर्चे की तारीख कुछ और होती है और सैंपल भेजने की तारीख कुछ और होती है। हाँ जी, तो इसी चीज का तारीखें आपस में रिकवरी मेमो की तारीखें मैच नहीं कर रही होती है। वो जो एविडेंस है ना उसके अंदर इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स कोर्ट के सामने मामला जाता है तो जो एक बंदे की जिंदगी और उसके कैरियर का मामला होता है तो और अमूमी तौर पर कोर्ट्स को पता होता है, बंदे की शिनाख्त से ही पता होता है कि ये किस हद तक इस केस में मुलव्वस है, तो वो उनको फिर जाहिर है ऐसे इवन इतने छोटे छोटे मामलात का भी जो फायदा है वो मुल्जिम को ही जाता है। और जब उसकी जमानत हो जाती है तो फिर प्रोसिक्यूशन का इंटरेस्ट भी उस केस में से खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। असल में जो खास तौर पे जो सोशल मीडिया के जरिए जो सबसे ज्यादा फरोग हो रहा है मंशियात का और लिंक अप्स, मैं समझता एंटी नर्कोटिक फोर्स को या हमारे इदारों को, हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो सेल हो रही है ना सोशल मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन सेल हो रही है मंशियात की चीज़ों की, इस तरह के तमाम, तो उस पे एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए और इस नेटवर्क को तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो मरीज़ किसी घर में हो गया उसका वायलेंट होता है ना मरीज़ और उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा मसला होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी अथॉरिटी या एंटी नर्कोटिक्स फोर्स के अंडर ऐसी फोर्स बनानी चाहिए, अगर कोई कंप्लेंट करे तो वो आके 1122 की तरह उसको हैंडल करें और उसको आके रिहेबिलिटेट करें। रियासत माँ की तरह होनी चाहिए। खास तौर पे हमें नस्लों को अगर बचाना है तो खास तौर पे जहाँ पे अगर कोई बच्चे इससे बचना चाहते हैं या कहीं पे मेडिकल कॉलेजों में या दूसरे कॉलेजों में अगर इसका फ़रोग हो रहा है तो इसके निज़ाम को इतना बेहतर करना होगा। देखिए अमली तौर पे तो आप किसी नहर पे चले जाएं, किसी पुल के नीचे से गुजरे तो सरेआम बेचने वाले भी खड़े हैं और नशे करने वाले भी खड़े हैं, तो ये तो खुलेआम सरेआम हो रहा है ना। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इसमें नेटवर्क्स को अगर ना तोड़ा गया, अगर हुकूमतें देखें पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 7% जो है वो मंशियात ड्रग्स पे वो है, जी ठीक है, उसको एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में और पाकिस्तान में या ऐसे दूसरे मुल्कों में हमारे इंडिया में तो जो ताकतवर लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मंशियात एक आलमी मसला ज़रूर है, लेकिन हमने पहले अपनी रियासत को देखना है, हमने अपने यहाँ के कवानीन को देखना है, अपने लोगों की हालात को देखना है। तो मैं समझता हूँ कि जो बहाली की तरफ जो है, मैं समझता हूँ कि क्लिनिकल साइकेट्री और इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसी फोर्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है कि इस तरह के मरीजों को मरीज समझना चाहिए। ठीक है, ना कि मंशियात इस्तेमाल करें, उसको मरीज है वो, लेकिन बेचने वाले को तो मरीज नहीं समझना चाहिए। हमारा बेसिकली ये प्रोग्राम मंशियात की रोकथाम का मकसद यही है। जब हम बात निज़ाम इंसाफ के ऊपर करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को इस चीज़ से भी आगाह किया जाए कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किस हद तक इस मामले में संजीदा हैं। तो शुएब साहब, जब हम देखते हैं उनकी संजीदगी का मामला आता है तो पुलिस का किरदार इसमें किस तरह का है? देखिए, पुलिस का किरदार यही है ना कि वो लोग जो है ना, सबसे पहले तो इसकी फ़रोग में तो देखें बहुत से हमें इस तरह के पुलिस की मुलव्वस होने के बगैर मैं नहीं समझता कि मुआशरे में इस हद तक मंशियात बेची जा सकती है। देखें, यहाँ पर एक ये चीज़ तो अहम है ना कि जो भी हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ पुलिस नहीं, इसके अंदर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद होते हैं, जो पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं, जो बिजनेस तबके से भी हो सकते हैं, प्रॉपर माफिया जिसे हम अंडरवर्ल्ड का लक़ब देते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो उसी की वजह से जो है ना ये तमाम लोग जो हैं वो इस तरह फ्रीली काम कर रहे हैं। नहीं तो ये काम तो मेरा ख्याल है कि पूरे एक दिन का है कि अगर बॉर्डर टू बॉर्डर देखें, जब हम ANF की बात करते हैं शुएब साहब, तो हम देखते हैं कि ANF हो या पुलिस हो, हमने मंशियात की स्पेशली रोकथाम के लिए पुलिस को देखा है कि वो सड़कों पर नाके लगा के खड़ी हो जाती है, आम शाहराहों पर नाके लगा लेते हैं, बाज़ारों में नाके लगा लेते हैं। और ANF को जब हम देखते हैं तो उनकी कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो रोड्स की हद तक, नेशनल हाईवेज़ की हद तक या मोटरवेज़ की हद तक महदूद हैं। लेकिन जो जिस तरह से ये हमारे बाज़ारों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में बिकना शुरू हो गई है, इस तरफ क्यों नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ क्यों नहीं ये कार्रवाइयाँ करते? देखें, उसका अभी
अभी जो हमने डिस्कशन किया है कि क्योंकि उनके पीछे बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन जो इस सब के बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि वो मौजूद हैं, तो इस वजह से इसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत कमजोर हो चुकी पुलिस की इसमें पुलिस किस हद तक बोला देखिए पुलिस तो एक छोटा सा मोहरा है ना। असल तो ये है कि ये इतने ताकतवर लोग होते हैं कि उनके पार्लियामेंट तक जो है ना उनकी ताकत वो तक पहुंचते हैं। उनके जो कॉकटेल्स हैं पूरी आलमी से साथ साथ इस तक ड्रग माफिया के लोग जो है हर जगह मौजूद होते हैं। और बहुत सारे हमारे जो है ना, मैं खुद वकील, लेकिन बहुत सारे वकला भी जो है ना स्पेशलिस्ट होते हैं कि जी किन को छुड़वाना है, ठीक है। तो बहुत सारे सतहों पे सिर्फ पुलिस को मुर्तज़ाम नहीं, लेकिन पुलिस के ऊपर जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो रोकना चाहेंगे, ठीक है, शो शाह के लिए नाको शाकों पे करते हैं ना। असल तो ज़्यादा ट्रैफिकिंग जो हो रही है, सेल जो हो रही है, वो तो मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है आजकल के एरा में। ऐसे भी FIRs, ऐसे भी केसेस कंडक्ट होते हैं कोर्ट्स के अंदर कि हमने देखा है कि पर्चे या FIR के अंदर ये भी लिखा होता है कि ये सामान किसका है जी, और ये कहाँ जाना था जी, जो इसको लेकर जा रहा था उसने इसको कहाँ पहुंचाना था। लेकिन वो शख्स जिसका नीचे सारा पता भी लिखा है और नाम भी लिखा है, ना उसको सरकारी गवाह बनाया जाता है, ना उसको मुल्जिम बनाया जाता है, ना उसको पेश किया जाता है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। देखें, जिस मुल्क में शराब की जगह पे शहद निकल आता हो, तो फिर आप कानून की कमजोरी को इससे ज्यादा कि एक चीफ जस्टिस लेवल का बंदा भी बाज़ चीज़ों पे हाथ नहीं डाल सकता। तो हमें जो है इस चीज़ को समझना होगा और मुस्तकबिल को देखना होगा। देखें, क्राइम के अंदर ना जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं ना, उसमें दो बेसिक चीज़ें होती हैं। एक है एक्टस रियस, दूसरा है उसका मेंस रिया। मैं इसको समझा दूंगा आसान लफ्जों में क्योंकि पब्लिक सुन रही। एक्टस रियस है आपका एक्शन, मेंस रिया आपकी इंटेंशन। अब ये पुलिस वाले लिख तो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या उनके पास कोई प्रूफ था एक्शन या उसकी डिलीवरी का कोई ऑर्डर या कोई इस तरह का प्रूफ। अगर एक्टस रियस नहीं होगा, अगर इन दोनों में से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी ना, तो फिर पुलिस या कोई भी कानून जो है ना वो एक्शन नहीं ले सकता। ठीक ठीक।